बेटे बच्चे एसएम में पता नहीं क्या नजर लगी एक क्लास के बाद, उसके बाद लगी नहीं, इतना कंसिडरेबल गैप आ गया। एक बार हम रिकॉल भी करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है, क्या किया है, और दीक्षांत साथ के साथ आपका डाउट भी ले लेंगे। ठीक है जी। बच्चे हमने सबसे पहले इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। Management concept can be understood in two contexts. One would be management can be referred to as key people in charge of affairs of the business. And second concept can be discussed as that it is the process of interrelated functions of पांच functions कौन कौन से थे? Planning, organizing, staffing, directing and controlling. उसके बाद हमने बोला कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी। दी स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड 3D। क्या क्या? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। एंड फिर अकॉर्डिंग टू ब्लूइक it can be defined as a plan which is designed to ensure that basic objectives of the organization can be achieved. फिर एक बात एडिशनल तौर पर आती है कि जस्ट सेटिंग डाउन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट डू दी टास्क। अलॉन्ग स्ट्रैटेजी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तो सेट डाउन हमारे करवाते ही करवाती है। अलॉन्ग विद दैट इट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू डू स्वॉट एनालिसिस। ये वाली बात इस पैराग्राफ में थी, हमने इसको अपने वर्ड्स में हम बना सकते हैं। फिर आज भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर इन जनरल बात की गई थी दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उन्हीं 3 लेवल्स पर हम बोलते हैं कि एक तरीके से 3 लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज बनती हैं। तो वो होता है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल भी उसको बोल देते हैं, या फंक्शनल लेवल। खैर, हम स्ट्रैटेजी की बात को अगर करें तो स्ट्रैटेजी के बारे में बोला जाता है इट इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। बेसिकली इसका प्रोएक्टिव पोर्शन कहता है that some proactive actions need to be taken in organization to improve its market position as well as financial performance. However, due to unanticipated changes in the environment, some elements of the strategy have to be reactive in nature. Basically इसको हम responsive भी बोल देते हैं। So एक ये लाइन इन जनरल दैट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज planned strategy, whereas reactive is adaptive reaction. Basically it is response to changing circumstances. अब एक बात थी, जो ये वाला पैराग्राफ था, ये वाला देखिएगा, हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब हमने पहले से ही कुछ प्री डिटरमिन बेसिस पर एक्शंस लिए। अब उसमें से कुछ कामयाब होंगे, कुछ नहीं भी कामयाब होंगे जी, है ना। जो आप करो सारी की सारी चीजें प्रोएक्टिव बेसिस पर कामयाब नहीं भी होती हैं। तो हम बोलते हैं कि पूरा एक प्री प्लान्ड बेसिस पर जो एक्शंस लिए थे, हिस्टोरिकल बेसिस पर उनमें से जहां पर भी सक्सेस मिली उनको तो हम कंटिन्यूड रखेंगे ही रखेंगे। सो बेसिकली some elements of intended strategy based on prior successful experience। पुराने प्री प्लान्ड एक्शंस लेकर जहां पर कामयाबी मिली वो तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। एंड देन वन बाय वन हम चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अडेप्टिव स्ट्रैटेजी वाले एलिमेंट्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस का एग्जांपल ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अपने पास टैक्सेशन रिजीम कह लो या इन जनरल रेगुलेटरी पॉलिसी को लेकर उन्होंने एक चेंज लाई है, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को बढ़ावा दिया है, तो वहां से हमें अपॉर्चुनिटी रियलाइज होती है जी। तो वो अपॉर्चुनिटी को लेकर उसके रिस्पॉन्स में हमने जो एक्शन लिया वो क्या हो जाएगा? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हो जाएगा। सो द सक्सेसफुल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोएक्टिव पोर्शन अलोंग विद दैट पीसेस बाय पीसेस धीरे धीरे करके चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ के लिए हम रिएक्टिव स्ट्रैटेजी वाले एलिमेंट्स भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलाकर बन जाती है द एक्चुअल स्ट्रैटेजी ऑफ अ कंपनी। ठीक हो गया जी? ओके, ठीक। उसके बाद हमने एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी लिमिटेशंस भी हमने समझी थी। बच्चे एक बारी बिना आपके सामने स्क्रीन पर रखें अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करने की कोशिश करें, बुक मत रेफर कीजिएगा, अपने लेवल पर हम याद करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ नंबर 1 क्या था आगे? डेवलपिंग अ विजन,
सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग दी स्ट्रैटेजी, फिर इवैल्यूएटिंग दी पहले इवैल्यूएटिंग दी स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, फिर implementing the strategic options, and then take corrective actions which are deemed appropriate. ये 6 पॉइंट्स है हमारे पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में। फिर हमने इसके बाद आप बेनिफिट कह लीजिए या इंपॉर्टेंस कह लीजिए ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आरपीटी फ्रेंड्स वाली बात नहीं बोलनी है मुझे, इन जनरल प्रॉपर एक सेंटेंस बनाकर दीजिए। हाँ जी, पहला सेंटेंस दीक्षांत बता पाएंगे? हाँ जी, सेटिंग रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। उसके बाद अखिल दूसरा सेंटेंस बता पाएंगे? Being proactive instead of reactive. बिल्कुल। The strategic management helps an organization in being proactive rather than reactive. ठीक है जी। दिया तीसरा बता पाएंगे? The future. ठीक है, फेस द फ्यूचर, बिल्कुल। एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर फॉर फ्यूचर ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है जी, फेस द फ्यूचर। उसके बाद रोहित बता पाएंगे चौथा पॉइंट? हाँ जी, Provide framework. बिल्कुल, फ्रेमवर्क फॉर टेकिंग क्रूशियल या इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी, फाइनेंस स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर डिसीजन भी आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। सलोनी फिफ्थ पॉइंट बता पाएंगे? हाँ जी, कोई नहीं, कोशिश करो, कोशिश करो, कोई बात नहीं। काजल आप बता पाएंगे? बिल्कुल जी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स अस इन सेटिंग अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म इन केस कंपनी कमिट्स मिस्टेक। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, रुद्राक्ष बता पाएंगे? एनहांस द लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। और इसमें आगे हम फर्दर अपने लेवल पर इलाबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर मैनेजिंग विद स्ट्रैटेजी, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हैं उनको फेस करते करते कहीं ना कहीं हम बिजनेस की लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। एंड हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? एनीवन? डेवलपिंग, हाँ जी, कोर कॉम्पिटेंसेस एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है जी, ये 7 पॉइंट्स याद हो गए हैं जी। इन जनरल देखिए, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस की लाइफ प्रोलॉन्ग। अगर एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ना हो, बेसिकली हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते करते वो रिस्पॉन्सिवनेस ना लेकर आए, वो रिएक्टिव एलिमेंट्स ना डालें, तो क्या हो जाएगा? एक बिजनेस है, बहुत जल्दी उसका डिक्लाइन हो जाएगा, वो बंदी हो जाएगा। तो when we are managing with a strategy, तो कहीं ना कहीं we are in a position to deal with the changing circumstances. Hence we are in a position to survive for a longer time. बस ये अपने लैंग्वेज में आप बता सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लिमिटेशंस, बिना बुक देखे मुझे लिमिटेशंस रिकॉल करवाइए। टाइम कंज्यूमिंग, एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड हाईली टर्बुलेंट, और strategic management is a costly process and uncertainty किस चीज की? About competitors response, uncertainty about competitors response। ठीक है जी। यहाँ पर अगर तो पॉसिबिलिटी है, जो भी हमने ये लिमिटेशंस वाले पॉइंट गिनाए हैं, इनमें आपकी बुक में भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं जी, कुछ जो हमारे पास लिमिटेशन वाले पॉइंट थे, अदरवाइज आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं। बच्चे एक चीज थी जो कि उस क्लास में हमने डिस्कस नहीं की थी, यहां पर ये देखिएगा, ये वाली चीज बेसिकली इस पैराग्राफ का मीनिंग है दैट नॉट ऑल डिसीजंस ऑफ अ कंपनी हैव टू बी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। अ कंपनी मे बिलीव इन इंक्लूसिविटी, इट मे बिलीव इन इक्विटी, इट मे बिलीव दैट सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बट ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जी, एक कंपनी ने अपने पास काइंड ऑफ खुद ही, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो कुछ डिसेबल्ड या चैलेंज लोगों को मौका देंगे। नाउ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, ये कंपनी का एक डिसीजन है,
तो इट कम्स फ्रॉम व्हाट कंपनी बिलीव्स इन। यस, ये वर्दी डिसीजंस होते हैं, ये अच्छे डिसीजन होते हैं, बट इसको हम ये नहीं बोलते कि ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है। ठीक है जी। तो एक बार, कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक आया नहीं है बट पूछा जा सकता है, आर ऑल डिसीजंस ऑफ अ कंपनी, क्या सारे डिसीजंस ऑफ अ कंपनी आर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस? हम बोलेंगे नहीं। तो एक बार ये पैराग्राफ की अपने लेवल पर रीडिंग ले लीजिए प्लीज। इंक्लूजन एंड इक्विटी का मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेंडर्स को रिलेटेड बात करें तो मेल्स एंड फीमेल्स सबको हम इक्वल चांस देना चाहते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि इंक्लूसिविटी इन एज फार एज इवन टॉप लेवल पोजिशन आर कंसर्न्ड। ठीक है, तो हम कहेंगे बोथ जेंडर्स को इक्वल पोजीशन पे रखा जाए। या इन जनरल अगर मैं यहाँ पर इंक्लूजन में लेकर आऊं कि वही बात, पीपल हु डू नॉट बाय डिफॉल्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, दे मे कम फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज वगैरह वगैरह, तो उस तरीके के बायस ना रखते हुए सबको इक्वल चांस दिया जाए, सबको इंक्लूडेड रखा जाए। जीके के अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं जिनके करेक्ट, करेक्ट। सो दिस हैज नथिंग टू डू विद सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। कुछ ऐसे भी डिसीजंस होते हैं विच हैव नथिंग टू डू विद द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, बट स्टिल वो डिसीजंस होते हैं, अपने आप में वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट वो स्ट्रिक्टली स्ट्रैटेजिक डिसीजंस नहीं होंगे। ठीक है जी, पढ़ लिया सभी ने? बड़ी जनरल सी बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपके पास एक ब्रॉड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट ब्रॉड टॉपिक का नाम है। इसमें कवर होता है विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। पहले इन सभी टर्मिनोलॉजी का थोड़ा ब्रीफ में मीनिंग हम समझते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। देखिएगा, आपके पास पेज नंबर 1.15 पर, पेज नंबर 1.15 पर इस तरीके से एक डायग्राम है जी। ठीक है, ये डायग्राम बात करता है कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट एक चीज होती है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस, या सिंपली व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर? पहले मेरे साथ साथ एक बार ये बेसिक चीजें लिख लीजिए, फिर हम मीनिंग भी समझेंगे डिटेल वाले। फिर विजन, विजन मतलब वेयर डू वी वांट टू गो। फिर मिशन, हु आर वी एंड व्हाट वी डू। मिशन का मतलब हु आर वी एंड व्हाट वी डू। फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स मतलब आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब स्पेसिफिक टारगेट्स टू अचीव दोज आउटकम्स। गोल्स मतलब आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब स्पेसिफिक टारगेट टू अचीव दोज आउटकम्स। एंड लास्ट में वैल्यूज। वैल्यूज मतलब डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, डीप रूटेड प्रिंसिपल्स that guide in every decision making process, that guide in every decision making process. Deep rooted principles, rooted, deep rooted principles that guide in every decision making process. That guide in every decision making process.
ये हो गए टर्मिनोलॉजीज के बेसिक मीनिंग्स। आइए अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाँ जी, ये स्क्रीन हटा सकते हैं, ये वाला पेज हटा सकते हैं। चलिए कमिंग बैक टू जहां से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मेरे पास। हाँ जी, सो बच्चे टॉपिक का नाम है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इंटेंट का इंग्लिश में लेमन सेंस में मतलब क्या होता है? इंटेंट मतलब पर्पस। अरे करना क्या चाहते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, या व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। तो यहां पर हमारे पास है इसका पर्पस। इट implies the purpose which an organization endeavors to achieve, and it answers the question what is the organization standing for। ठीक है, बट आगे ये बोला जाता है कि इंटेंट वाली बात जो है अपने आप में एक वेग टर्म है। अगर एक टॉप मैनेजमेंट जो है वो इंटेंट डिफाइन करना चाहती है, वो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब और उसका पर्पस बताना चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो ड्राफ्ट करेंगी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स, टॉप मैनेजमेंट। वही हम बोल दे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। बच्चे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, प्रोडक्शन हेड। उसके बाद हमारे पास और सेल्स डिवीजन अलग से होगी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग से होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी विजन एंड मिशन है उनको अपने लेवल्स पर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में ट्रांसलेट कर लेते हैं। या आज हम आगे बात भी करने वाले हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कौन सेट डाउन करते हैं हमारे पास, हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या फंक्शनल मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट, इंटेंट वर्ड अपने आप में एक वेग टर्मिनोलॉजी है। अगर हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी पर जाएं तो वही इंटेंट अगर टॉप मैनेजमेंट डिफाइन कर रही है तो आ जाता है कि विजन और मिशन डिफाइन किया जा रहा है। वही इंटेंट अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट डिफाइन कर रही है तो हम बोल रहे हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने अपने स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे सामने अब डिटेल में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है अबाउट विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की। देखिएगा नेक्स्ट पेज पर जो मैंने आपको अभी बात बताई ना, ये यहां पर है। यहां से लेकर ये वाला पोर्शन आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लास्ट की 3 लाइनें ऑन दिस पेज, एंड अगले पेज पर ये वाली लाइन, लास्ट की 3 लाइनें और अगले पेज पर ये। अच्छा, अब विजन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज विजन? आपने अपने चार्ट में क्या रखा था? विजन का मतलब क्या है? वेयर वी वॉन्ट टू गो। जैसे कि एक इंटरव्यू कैंडिडेट से भी पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये अपना एक विजन ले डाउन कर रही है। सो व्हाट इज द विजन, ये याद करने वाली टर्मिनोलॉजी है आपके पास यहां से लेकर यहां तक। Vision implies the blueprint of the company's future position and it describes where the organization wants to land। ये पहुंचना कहां चाहती है। ठीक, अब विजन के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें बच्चे, तो नेक्स्ट पेज पर देखो इन्होंने क्या किया है। आईसीए वालों के ना एक कंटेंट ड्राफ्ट करने में कहीं ना कहीं मैं ये गलती समझती हूँ। पहले ये सारी चीजों को इन्होंने ब्रीफ ब्रीफ में लिख दिया, बाद में फिर टॉपिक भी उठा रहे हैं। विजन की इतनी लंबी डिस्कशन, मिशन की इतनी लंबी डिस्कशन, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की लंबी डिस्कशन। अरे एक ही जगह बात करो ना। तो विजन वाली लाइन जो हमने वो 2 लाइनें याद करनी है, उसके बाद विजन का जो ये टॉपिक है बच्चे इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप एग्जाम्पल पढ़ें विजन के। ये देखिए 3 ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों की विजन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। एक बार अपने लेवल पर इसे पढ़। ये जो विजन जो दी है ये तो पूरा लिखना पड़ेगा पहले, ये पूरा। अगर 2 लाइन है, क्योंकि जितने मैंने आईसीए के सजेस्टेड आंसर्स देखे हैं उसमें विजन को लेकर सिर्फ ये 2 लाइनें, और बेसिकली ना केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है कि लेटर से आपके पास फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक आ गया, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेकर पहले तो आपने विजन को लेकर जनरली से लाइन बना दी, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी की अपने वर्ड्स में विजन लिखी कि
दिस कंपनी वांट्स टू बिकम अ इंडिया का टॉप ब्रांड इन अपकमिंग फ्यू इयर्स, बस ये उसके विजन स्टेटमेंट होगी। या प्रोवाइडिंग हेल्थ, बेटर हेल्थ सर्विसेज, इस तरीके से। तो फिर वो स्पेसिफिक केस के हिसाब से हमको बनानी पड़ती है। अदरवाइज अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 लाइनें लिखना बहुत है। डायरेक्ट कोई को चाहते हैं डायरेक्ट इसके चैप्टर 1 के नहीं ऐसा वैसे कोई कुछ सेकंड ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना। डायरेक्ट आते हैं। पता है क्या होता है, सुनो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपके सामने कंपनी का केस रख दिया, ठीक है, एंड इन द लाइट ऑफ अबव केस सिनारियो डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन द लाइट ऑफ अबव सिनारियो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अपैरल इंडस्ट्री का दे दिया, तो हमने ये तो बोल दिया जी कि 4 मेरे पास लिमिटेशन चल रही है, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग वगैरह वगैरह, और फिर उन डिस्क्रिप्शन में एक एक लाइन अपैरल इंडस्ट्री से जोड़ के हमने अपने तरफ से लिख ली। सो दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट प्रिपेयर ना, इसको लेकर के तो हमको प्रैक्टिस करनी है कि हमको अपनी तरफ से याद करे कराई चीजें भी रखनी है, और फिर जो मेरे सामने केस सिनारियो है उसको लेकर एक लाइन जोड़नी, सिर्फ एक लाइन। जैसे अपनी रियलिटी आएगा लिमिटेशन। हाँ, उसमें केस में कंपनी का क्या है, उसमें कंपनी की लाइन, कंपनी को उसमें केस सिनेरियो में लिखा होगा कि वो हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट है, उसको नहीं 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 नहीं, आपको कंपनी के बारे में बता दिया जाएगा कि ये कंपनी है, ये काम करती है। इन द रीसेंट टाइमिंग्स इट इज फेसिंग चैलेंज फ्रॉम मे बी ऑनलाइन, कि ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गया जिनका ये गारमेंट डीलिंग वाला काम है। तो एक रिटेल जो डीलर है, जो रिटेल बेसिस पर है, जो फिजिकल अपना स्टोर ओपन करके बैठा है, उसको क्या चैलेंज फेस करने को मिल रहा है, इस तरीके से। या अगर लेटर से हमारे पास किसी का ये भी आ जाएगा, केस स्टडी दे देंगे, अच्छा इसने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्लाई की, इसने ये प्रोएक्टिव एक्शन लिए, सो इसको क्या फायदे हुए। इन द लाइट ऑफ अबव केस सिचुएशन डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो जो वो 7 पॉइंट थे, 7 पॉइंट लिखना है। एक एक तो मेरे पास बड़ा जेनरिक सा आ जाएगा कि जो हमारा हर चीज में फिट बात बैठती है, जो हमें याद करनी है, और एक एक लाइन स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इस तरीके से हमारे आंसर बने, ठीक है जी। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि कीवर्ड्स भी अगर याद करने वाले हैं तो बहुत लिमिटेड है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पैराग्राफ के पैराग्राफ आपको कहीं रटने। आप अपना फोकस रखें कि आप इस पर्टिकुलर, हमारे पास एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मुझे भी नहीं पता ना सामने से कौन सी आ जाएगी, तो हम बस अपने पास कैसे रिलेट कर सकते हैं। एक अच्छी चीज ये है कि हर चैप्टर के एंड में जो मेरे पास एक्सरसाइज है ICAI की, उन्होंने ऐसे बना रखे हैं क्वेश्चंस, मैं खुद आपको रीड करवा दूंगी, ठीक है जी। ओके, चलिए। सो विजन आप सभी ने पढ़ लिया, HDFC का, LIC का, एप्पल का। बच्चे बात ऐसी है कि चलो ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी ये, बट आपका डेली बेसिस पे पाला किससे पड़ रहा है? हमसे, SD कॉमर्स करियर से। अब आप लोग SD कॉमर्स करियर का विजन बनाने का सोचो, सिंपल एक लाइन में या कुछ वर्ड्स, मैं भी नहीं कह रही लंबी चौड़ी फैंसी सी लाइन बनानी है, सोचो ना। बोलो इन, ये CA CPA तो बड़े वो हो गए। एक बार थोड़ा सा आइडिया लो ना HDFC का, LIC वगैरह का, इन्होंने कैसे बोला है? एप्पल ने क्या अपने आप को बताया कि नहीं ये तो सिर्फ फोन बनाने वाले हैं? इन्होंने बोला ग्रेट प्रोडक्ट्स। LIC ने क्या अपने आप को इंश्योरेंस कंपनी बोला विजन में? नहीं, इन्होंने क्या बोला है? फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट। अच्छा, HDFC ने क्या बोला? बैंक बोल दिया, बट क्लियरली डिफाइंस वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। अब SD कॉमर्स करियर को लेकर हम नहीं बोलेंगे CA, हम बोलेंगे, सुनो, अगर मैं बनाऊं एनरिचिंग माइंड्स या एम्पावरिंग माइंड्स, एनरिचिंग लाइव्स। Be professional with us. बी प्रोफेशनल विद अस। Become professionals in this. कंट्रीज बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपिंग प्रोफेशनल्स, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा विजन। ओके, सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक विजन? ये एक मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया छोटा सा क्वेश्चन है, डिफाइन विजन एंड व्हाट शुड बी द एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक विजन। इसके मेरे पास एक कीवर्ड्स आ जाएंगे। To think creatively about how to prepare a company for the future. It should be an exercise in intelligent entrepreneurship.
It should create enthusiasm among the members of the organization, and it should clearly illuminate the direction in which organization is headed. ये सब याद करने वाली चीजें हैं, 4 पॉइंट्स हैं। अभी के अभी बैठ के इनको याद करो। To think creatively about how to prepare a company for the future, ये वाला बेसिकली एक विजन स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास अगर फ्यूचर के सर्कमस्टांसेस अनएक्सपेक्टेड है तो हमारा विजन चेंज होना चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि विजन को एक रादर देन एक स्पेसिफिक चीज, मैं ये बोल दूं कि एक ब्रॉड चीज। अगर मैं अपने आप को बोलना चाहती हूँ दैट अगर हम एसडी कॉमर्स करियर के बारे में बोलना चाहते हैं दैट वी वांट टू डेवलप प्रोफेशनल्स, रादर देन हम ये बोलें कि हम सीए प्रोफेशनल्स, क्योंकि कल को ये नहीं पता फ्यूचर में एक सीए को लेकर कोर्स में चेंजेस आ जाए या एक ऐसा कोर्स बन जाए जिसको लेकर टीचर्स की रिक्वायरमेंट ना हो। इन जनरल हम तो तब भी काम करेंगे ना अपना, हम तो तब भी प्रोफेशनल्स को पढ़ाएंगे। तो हम बोलते हैं नो मैटर व्हाट फ्यूचर सिनारियो आए, इन जनरल कंपनी का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रॉड विजन। टू थिंक क्रिएटिवली, हाँ ये कीवर्ड है। जरूरी नहीं है बस ना 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 ना, क्यों क्यों इतना एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, नहीं। ऐसे के सजेस्टेड आंसर में भी जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया वो लाइन तो ये भी पूरी पूरी लिख के चिपका के, बट वो बोल्ड में लिख रहे हैं जो ये वाले वर्ड्स है। ऐसा है स्पेसिफिक पूरे पूरे 4 लाइनें ही तो हैं, याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए, ये तो हमें याद करना ही करना है जी। ठीक है जी, याद हो जाएगा, ये 4 ही पॉइंट्स है। क्या वो कि लास्ट पॉइंट में कि डायरेक्शन बताया कि कहाँ जाना है? एग्जैक्टली exactly. ऐसा थोड़ी ना कि हाँ जी भटक रहे हैं, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं ऐसा भी कर लेते हैं। अगर मुझे अपने काम में कुछ जोड़ना भी है इट शुड बी अ केयरफुली थॉट अपॉन डिसीजन, नहीं तो अभी से मुझे पता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। अगेन विजन का क्या मतलब होता है, वेयर डू वी वॉन्ट टू लैंड अप, हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक डायरेक्शन कुछ तो होगा, एक रास्ता। ये नहीं है कि हाँ जी सोच तो लिया जाना कहाँ है, पहुंच जाएंगे चलते चलते, ये भी नहीं है ना। There has to be a planned path. ठीक है जी, चलो अब आते हैं मिशन पर। मिशन को लेकर कीवर्ड्स हमारे क्या थे, बेसिकली इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आप सभी जानते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप ये कहती है कि पहले से अगर क्लियर कट डिफाइंड है वेयर डू वी सी आवरसेल्व्स, तो ही एक बिजनेस सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज एक तरीके से इफ वी आर विंगिंग इट, होता क्या है आज की डेट में मेजर हमारे इतने स्टार्टअप्स, अराउंड 90% ऑफ द स्टार्टअप्स आर फेलिंग। बहुत सारे रीजन ये भी हैं, बट कहीं ना कहीं अ लैक ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो द रीजन कि लोगों के पास आइडिया बहुत अच्छा होता है बट वो आइडिया अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, बिकॉज कहीं ना कहीं वहां पर लैक ऑफ गुड एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। अच्छे से बिजनेस को संभालना। अब अगर आप अपने सामने कोई भी लेटर से, मैं ये नहीं कहूंगी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैं अगर आपको एक लो लेवल और एक छोटी स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन का भी फेलियर अगर आप अपने सामने रखो तो एक बार ही सोचना कि वो फेल क्यों हो रही है। दुकानें बंद पड़ जाती है, या बोले सेक्टर 5 पंचकुला में हमारे पास कितने कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स ओपन होके क्लोज होते हैं, ये तो हमने सेक्टर 5 में तो देखते हैं। अच्छा एक जगह जाते 2 महीने बाद जो जगह बंद पड़ी होती है जी, तो ऐसा क्यों है? बेसिकली लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पैसा बहुत है काम चलाने को, स्टिल हो क्या रहा है। देर इज ऑल्सो अभी अभी रिसेंटली नोटिस किया, देर वॉज अ कैफे इन सेक्टर 9 पंचकुला, जो एक तरीके से वो मेरा अड्डा बन गया था कि मैंने हर वीकेंड वहां पे जाना ही जाना, बैठे रहो वहां पे 4 घंटे बैठ के काम करते रहो, कुछ भी करते रहो।
रिफेक्शंस इज सेक्टर 9 बंद नहीं हुआ, उन्होंने फ्रेंचाइज छोड़ दी। रिफेक्शंस आफ्टर ऑल एक चेन है, रिफेक्शंस चंडीगढ़ में भी है। उन्होंने सेम प्रीमाइसेस, सेम इंटीरियर, इवन ओनर, हमें तो ओनर की भी पहचान है कि वही लोग बैठे हैं, बट नाम उन्होंने अपना बदल दिया है, बेसिकली फ्रेंचाइज छोड़ दी है। क्या नाम? मेपल एंड बेसिल करके, वही जगह है, थर्ड वेव कॉफी के ऊपर ही है, वही जगह है। बट अब वाइब भी नहीं है बैठने की, मेन्यू उन्होंने चेंज कर दिया है, और मेन्यू भी बड़ा अजीब सा कर दिया। तो बेसिकली मे बी दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव विद द रिफेक्शंस ब्रांड नेम और फ्रेंचाइज जो भी है। सो बेसिकली क्या हम तो ये बैठ के डिस्कस कर रहे होते थे, और उसी टाइम पे बेसिकली ये आपका यही टॉपिक मैं तैयार कर रही थी। तो मुझे याद है भी लास्ट वीक की बात है, मैं सोच रही थी क्या गलती हुई उनसे, क्या गलती हुई है, किस चीज को लेकर वो प्रोएक्टिव नहीं थे। मतलब मेरे दिमाग में तो एक्चुअली वो चीजें घूम रही थी, व्हाट हैपेंड विद रिफेक्शंस पंचकुला, कि उन्होंने अपने आप को एक तरीके से चला भी रहे हैं बट विद अनदर ब्रांड नेम। सो व्हाट इज हैपनिंग देयर? सो होता यही है व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ व्हेन देयर इज लैक ऑफ गुड एंटरप्रेन्योरशिप। और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि वहां पे जाना नहीं है, बिकॉज ऑफ वो वाइब भी नहीं है, खत्म ही हो गई वाइब भी, सेम जगह होते हुए। मेन्यू बदल गया, बात यही है, मेन्यू बदल गया, प्राइसेस उसी चीज का डबल, जो जूस हमको 180 में मिल रहा था 350 में दे रहे हैं। और कौन जाएगा? नहीं जाएगा कोई। जो पहले से वहां जा चुका वो तो नहीं मैं ही जा सकती। बेसिकली आई वॉज दैट पर्सन जो हर वीकेंड वहां पे जा रही थी। मैं तंग भी नहीं आई थी उस जगह से पहले, जब तक मेन्यू वॉज गुड एक तरीके से, जब तक अदर फैक्टर्स वर इन्वॉल्व, ऑल्सो द लेवल ऑफ सर्विस इन जनरल, पता नहीं व्हाट हैज चेंज्ड। ठीक है जी। सो अगेन हम कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप ही एक वो नहीं है कि हाँ जी किसी के पास आइडिया है तो हो जाएगा, वर्क कर जाएगा। कहीं ना कहीं इट हैज टू बी अ गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट आइडिया ऑल्सो। तो एक वो विजन वो चीज डिफाइन करता है। बेसिकली अगर वो लोग अच्छी विजन रखते, मे बी वो लॉसेस भी बर्दाश्त कर लेते कि नहीं धीरे धीरे, अभी तो खुला था पिछले साल ही, क्या हो व्हाट हैपेंड बेसिकली जिसकी वजह से हुआ, तो आई डोंट। ठीक है जी, एनीवे बढ़ सकते हैं आगे। मिशन का कीवर्ड क्या था बच्चे? हु वी आर एंड व्हाट डू वी डू। बेसिकली ये प्रेजेंट में ले आया, विजन तो मतलब आगे का देखना, मिशन मतलब आज बताओ आज कौन हो और क्या करते हो। ठीक है जी। तो मिशन को लेकर एक आपके पास ये वर्डिंग्स है। मिशन डिलीनिएट्स मतलब डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब्स द फर्म्स बिजनेस, हम क्या करते हैं, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स। इट एक्सप्लेन्स द रीजन, ये सारी लाइन अंडरलाइन करने वाली है यहां तक। It explains the reasons for existence of the firm in the society. It is designed to help potential shareholders and investors understand the purpose of the firm. अब एक MCQ आया था, which of the following helps the investors in understanding the purpose of the firm? और आपके पास 4 ऑप्शन थे, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो वहां पर करेक्ट आंसर क्या बन गया? मिशन बन गया। तो ये आपको यहां तक की ये वर्डिंग्स याद होनी चाहिए। बेसिकली हमारे पास इसका क्या मीनिंग था? हु वी आर एंड व्हाट वी डू। पर्पस तो हमने इंटेंट में ही पढ़ा था। बच्चे अगेन मैं बोलूंगी, इंटेंट एक वेग टर्मिनोलॉजी है जो ये सारी चीजों को कवर कर रही है। अगर इंटेंट, विजन में भी इंटेंट है, मिशन में भी इंटेंट है, गोल पर्पस में भी इंटेंट है, वही इंटेंट है जो कि सभी लेवल्स पर है। ऐसा नहीं है कि इंटेंट अलग से है, विजन भी एक इंटेंट है, मिशन भी एक इंटेंट है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब मिशन के बारे में तो हम बात करेंगे डिटेल में, बट फर्स्टली मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ लेकर जाना चाह रही हूं। ऑन पेज नंबर, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर हाँ जी, पेज नंबर 1.32 पर एबीसी फार्मास्यूटिकल्स, पेज नंबर 1.32 पर एबीसी फार्मास्यूटिकल्स पढ़ना जरा, अपने लेवल पर पढ़ो ये क्वेश्चन।
वही विजन के फिर वही 4 पॉइंट लिखने हैं। विजन के 4 पॉइंट है, विजन की डेफिनेशन, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें यही कुछ है ना कि ड्राफ्ट विजन कैसे करें। तो एक लाइन तो बोलोगे ना विजन होता क्या है, एक लाइन ये बोलोगे, फिर ऐसे एक लाइन मिशन के बारे में भी बोलोगे, फिर उसको हम रिलेट करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी का केस है तो उससे। एक बार गो थ्रू करो सोल्यूशन, यही तो बताना है कि आईसीआई आंसर कैसा बनाता है। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया ना सभी ने। अब इस केस स्टडी थर्ड का आंसर आपके सामने मैं भी स्क्रीन पर रख रही हूं, आप लोग भी पढ़े। एक बारी देखो, यहां से लेकर यहां तक तो वही लैंग्वेज है जो कि मैंने आपको कंटेंट में अंडरलाइन भी करवाई थी, और उसके बाद ये चल पड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। ऐसे मिशन को लेकर यहां से लेकर यहां तक तो मैंने आपको वही वही चीजें हैं जो मैंने अंडरलाइन करवा दी, और उसके बाद चल पड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स पर। कि इसका ये मिशन हो सकते हैं। बिल्कुल, तो सब्जेक्टिव आंसर आ गया ना प्रियांशु। देयर इज, यहां पर ऐसा नहीं है कि एज लॉन्ग एज हम लॉजिकल चीज लिख रहे हैं तो ठीक है, नंबर मिलेंगे उस चीज के। क्यों ये सोचना कि हम अपनी तरफ से सारे तैयार करके जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कभी रट के जाएं, या कुछ जो सामने आ गया उसके हिसाब से रिलेट करके लिख देना। हाँ जी रोहित, आप क्या कह रहे हो? हाँ, एक बार पढ़ के तो देखो आगे, कुछ ना कुछ तो, वही मैं कह रही हूँ ना आपको, अपना जो आंसर है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री रिलेट करना ही करना है। इसमें भी नहीं लिखता है कि उसको इसका मिशन ये होना चाहिए। हाँ, अच्छा मिशन का एक बारी बताओ, हम क्या काम करते हैं इन जनरल जी, हम क्या काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी का क्या काम हो गया, मेडिसिन बनाना। मेडिसिन बनाने को लेकर ही जी हमने बोल दिया कि जिन मेडिसिन की जरूरत है उनको सेफ, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल वे में बनाया जाए, मतलब ज्यादा हमारे पास गलत सलत मेडिसिन ना हो, साइड इफेक्ट ज्यादा ना हो। एक पॉइंट ये बन गया, दूसरा ये पॉइंट बन सकता है कि उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड करवाना। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये आ गया कि हम अफोर्ड, यहाँ पे कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो, कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो कि सस्ते रेट में डिलीवर करना। हम अपना कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इनोवेशन करते जा रहे हैं जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस का भी हल हमने निकाल दिया है। दैट इज व्हाट इज आवर मिशन इज। बिल्कुल इजी अवेलेबिलिटी वाली बात भी आ सकती है कि गांव गांव में हमारी ये फैले मेडिसिन, बिल्कुल आ सकता है। मैं वही कह रही हूँ ना, इन 3 पॉइंट्स के अलावा आप अपनी तरफ से कुछ भी डिस्कस करवा दो चलेगा, एज लॉन्ग एज इट इज लॉजिकल एंड रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा अपने लेवल पर बाद में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इससे रिलेटेड है, पढ़ के देखो क्वेश्चन नंबर 6। जैसे मिशन में तो वैसे प्रेजेंट की जरूरत किया है तो हाँ। फ्यूचर तो मिशन के लिए तो कर सकते हैं हमें ये करना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा फ्यूचर में कि वी सी ourselves एज द ग्लोबल लेवल में टॉप इंडस्ट्री, जिससे कि हम वर्ल्ड वाइड डिसीजेस को इरेडिकेट कर रहे हैं। ऐसे बना दो, ठीक है जी। सेलिंग होप, कॉस्मेटिक का सेलिंग ब्यूटी, मेक पीपल ब्यूटीफुल, कॉस्मेटिक्स तो ये भी हो सकता है। विजन, ये नहीं लिखना ना, थोड़ा सा सेंसिटिव होके मतलब अपने वर्डिंग्स ऐसी बनानी पड़ेगी। ये क्या, अब अपने वर्ड्स ऐसे बनाने पड़ते हैं ना। अब ये फेयर एंड लवली की एड ये तो नहीं आती थी गोरे से काला, निखार, ये वर्ड था वहां पे, निखार, ग्लो। चीज है, मेलेनिन प्रोड्यूस बॉडी में उसकी वजह से कलर आते हैं, वो कैसे बदल दो? वो तो है ही, पर उन्होंने चीज बेची है, बिकी भी है, लोगों ने खरीदी है। बेटा मार्केटिंग यही तो होती है। सुनो सुनो, जिसकी जो दुखती नब्ज है उसको पकड़ के, कि सेलिंग होप है ना, डिलीवरिंग रिजल्ट्स तो है ही नहीं, सेलिंग होप है, उम्मीद है जी। आज की डेट में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सर्वाइव इस चीज पे कर रही है। रिजल्ट डिलीवर करने का तो प्रॉमिस वो दे देंगे, सेलिंग होप, एंड फिर नीचे डिस्क्लेमर भी लिख देते हैं, परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी कंडीशंस वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है जी। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 विच इज रिलेटेड टू
मेनली यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इकोलॉजिकली बेनिफिशियल मैनर यूजिंग हर्बल इंग्रेडिएंट्स। एक बार इसका बढ़ के देखो, सिक्स्थ सॉल्यूशन। हाँ जी, अगेन पहली एक दो लाइनें तो वही आ गई, फिर हमने रिलेट कर दिया कॉस्मेटिक्स वाली से। ऐसे मिशन में भी यहां तक तो वही जेनरिक लाइनें आ गई जो मैंने आपको बताई थी, और उसके बाद मिशन बना दिया कॉस्मेटिक्स वाला, फिर से रिलेट कर इंडिया लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट। ये बस एग्जैक्टली। और आगे अपनी तरफ से फैंसी वर्ड्स गिव, देखो ना, ये देखो, ये देखो, पढ़ो। improves looks, give extraordinary feeling and bring happiness to people। हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम खुशी बेच रहे हैं। ठीक है जी, इस तरीके से फैंसी जी। हम यहाँ पर अपनी कोचिंग सर्विसेज नहीं सेल कर रहे हैं, हम सक्सेस सेल कर रहे हैं। हम भी बोल सकते हैं अपने बारे में, देख लो ना, बना ऐसे बनाना होता है। ठीक है जी, हाँ जी, बार बोर्ड पे लिखा ही नहीं कुछ, बट बना कर देंगे, कर सकते हैं। चलो, हाँ जी, तो आइडिया लग गया किस तरीके का एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू ड्राफ्ट अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, ये आ सकता है। ठीक, कमिंग बैक टू मिशन वाला पॉइंट, बच्चे मिशन को लेकर आपके पास जहां पर एक वो जेनरिक जो कंटेंट था, मैंने आपको वो तो मार्क करवाई दिया था। कहां गया मिशन, ये वाला, ये वाला तो मार्क करवा दिया था। अब मिशन वाले जो टॉपिक है उसमें यहां पर आइए, एक तो वही चीज जो मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिया था, ये a company's mission statement is typically focused on its present business scope as to who we are and what we do। ये वाली चीज भी याद हो गई। एंड एक बार आप अपनी तरफ से वही 3 ऑर्गेनाइजेशन HDFC, LIC एंड एप्पल, इनका मिशन स्टेटमेंट एक बार अपने लेवल पर रीड करें। इनका विजन भी आपने रीड किया था पीछे, अब इनका मिशन भी रीड कर लो। रिस्क एपेटाइट मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कितना रिस्क ले सकते हैं। हाँ जी, सो बेसिकली एप्पल ने अपने मिशन में डिफाइन किया है कि अल्टीमेटली वी आर सेलिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। अपने विजन में तो ब्रॉडली उन्होंने कुछ ये ऐसा नहीं बोला था कि गैजेट्स वगैरह में है, उन्होंने मिशन में डिफाइन किया। ठीक है जी, अब एक चीज जो कि आपके पास आई थिंक मई 24 अटेम्प्ट में पूछी गई थी, वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। हमारे पास इस चीज से रिलेटेड 7 पॉइंट्स हैं बच्चे। ये पॉइंट्स तो चलो हमने याद करने ही करने हैं, बट इन जनरल अगेन मैं बार बार आपके सामने एग्जांपल SD कॉमर्स करियर का ही रखती हूँ। एक बारी आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका है अच्छा खासा ऑफ सो मेनी मंथ्स, अराउंड 6 मंथ्स। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं किसी राइवल का बिना नाम लिए, मैं भी और आप भी राइवल का बिना नाम लिए, इन जनरल जो आपको इंडस्ट्री के बारे में मालूम है, आप यहाँ पर क्या USP, एक यूनिक चीज आइडेंटिफाई यहाँ पे कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी नजायज तारीफें करो यहाँ की। इन जनरल स्केड्यूल, MTP, टाइम, टाइम पर छुट्टी। चलो, ऐसा है, ऐसा है, हाँ जी, टाइमली कवरेज। अगर मैं खुद बोलूं, जो आपने साइलेंस बेटा जी, साइलेंस, जो आपने स्केड्यूल से रिलेटेड बात बोली, लास्ट वीक क्या हुआ था? हाँ जी, सक्सेस पार्टी। अच्छा जी, ठीक है, सभी जगह होती है सक्सेस पार्टी। ओके ओके ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लास्ट वीक क्या हुआ था? साहिल सर छुट्टी पर थे तो उनके स्लॉट्स कवर करने वाली मैं थी, और अभी 2 दिन मैं छुट्टी पर थी तो मेरे स्लॉट्स कवर करने वाले साहिल सर थे। दिस इज वन ऑफ द यूनिक फैक्टर्स जो मैं मानती हूँ कि
बाकी जगह इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, बिकॉज वहां पर थोड़ी सी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोचेस भी हैं। वहां पर लेटर से एक पर्टिकुलर जगह पर लेटर से लॉ के लिए ज्यादा एडमिशन हैं, तो उनको परवाह नहीं होता कि उधर अच्छा अकाउंट्स के लिए वही सेम बच्चे हैं या नहीं है, ठीक है मार्केट में ऑप्शंस हैं। तो इन जनरल अंडर वन रूफ वाली बात हर कोई ऑफर तो करता है, बट वो सिनर्जीज इन ऑपरेशन कहीं नहीं है। ठीक है जी, सेम लेवल ऑफ इनपुट हर सब्जेक्ट में नहीं लगा। वो भी है, बट इन जनरल अगर मैं बोल दूं फॉर एग्जांपल किसी और जगह की अकाउंट्स फैकल्टी ने छुट्टी ले ली है, तो वहां की किसी और सब्जेक्ट की फैकल्टी लॉ की या टैक्सेशन की या जो भी सब्जेक्ट की कवर नहीं करते हैं स्लॉट्स, बिकॉज वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास वो बच्चा भी है उधर उधर से आता है, उनके हर कोई अपना इंडिविजुअलिस्टिक है। रादर मैं आपको बोलूं इन टर्म्स ऑफ सक्सेसेस ऑल्सो, मेरा यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे अपने सब्जेक्ट्स में आपको पास कराना है, मेरा ग्रुप वन ना हो तो भी मैं आपको ग्रुप वन के बारे में काउंसलिंग दे रही होती हूँ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। ऐसे ही बाकी सभी फैकल्टीज भी है यहाँ की, बट हर जगह हर कोई पता है क्या देखते हैं, वो मेरे आंखों देखी चीजें भी हैं। अच्छा बच्चा ना ग्रुप वन में फेल हो गया, बट वो टीचर बोलते हैं मेरे सब्जेक्ट में तो पास हो गया ना, बात खत्म, 60 आ गए, मेरी छुट्टी। ऐसे कौन बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए। सो बेसिकली यहां पर कहीं ना कहीं जो जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हम अपने आप को रिसोर्सेज बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज की आपस में वर्किंग ही ऐसी है कि एक तरीके से सिनर्जाइज्ड हमको आउटपुट हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। सो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक फैंसी लैंग्वेज है, ध्यान से देखना जरा, टू प्रोवाइड अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज या फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कि प्रॉपर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हुए भी उनको हम ठीक जगह डाल सकें, हम ये काम करवा सकें, तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन सेट करने का एक फायदा होता है। इन जनरल जब मैंने एसडी कॉमर्स करियर को ऑफिशियली ज्वाइन भी नहीं किया था, तकरीबन 1 साल मैंने हटके इनसे अलग से भी काम किया है, पर तब ये होता था कि मेरे सब्जेक्ट के लिए बच्चा मेरे फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ रहा है, यहीं पर पीएनबी के ऊपर ही मेरा क्लासरूम हुआ करता था, और यहाँ के सब्जेक्ट के लिए यहाँ की सीढ़ियां चल रहे, तो अंडर वन रूफ ना होते हुए भी कहीं ना कहीं हम एसोसिएटेड वे में पहले भी काम कर ही रहे थे। तो तब भी एक साथ मिलकर हमने क्यों सोचा कि हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे यहाँ पर मेरे बिना भी कॉस्टिंग एंड एफएम वाले सब्जेक्ट्स पहले भी चल रहे थे। सडनली एक साथ बैठकर क्यों ये अलाइनमेंट हुई? क्योंकि दिखाई दिया कि यार जो हमारी विजन है, जो इन जनरल हमारे पर्पस है, वो अलाइन होते हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, बेसिक आइडियोलॉजीज हैं, वो अलाइन होते हैं। ठीक है जी। तो यहीं से एक और हमारा मिशन भी बन गया कि चाहे अलग अलग से काम कर रहे थे, अब अंडर वन रूफ आकर काम कर रहे हैं। वी ऑल हैव, मी एंड अदर फैकल्टीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव यूनानिमिटी मतलब एकता ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम करना क्या चाह रहे हैं उस चीज को लेकर हम यूनानिमस हैं। वी आर ऑन सेम पेज विद ईच एंड एवरीथिंग। कभी भी बहुत रेयरली होता है कि हमारे कुछ किसी चीज को लेकर आप हमारे मुंह से सुनेंगे कि कुछ अलग अलग डायरेक्शन में बातें बोल रहे हैं, अदरवाइज एक जैसी बातें बोलते हैं, बिकॉज ऑन द सेम पेज है। ठीक है जी। एंड इन जनरल टू सर्व एज फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन। फोकल पॉइंट मतलब सेंट्रल पॉइंट। अल्टीमेटली हम सभी के लिए एक सेंट्रल पॉइंट क्या चीज है विच इज अग्रीड, जो कि बार बार हमें याद दिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक बेसिक प्रेमाइस हम सभी के माइंड में, बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। बुला रहे हैं तो टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, बस या तो मत ही बुलाओ, या बुलाओ तो अपना किसी तरह मेक श्योर कि प्रॉपर डिलीवरी हो रही है। अदरवाइज इन जनरल अगर मैं किसी और मार्केट की बात करूं, किसी और जगह की बात करूं, बच्चे रुल रहे होते हैं, जहां एक फैकल्टी छुट्टी पे गई, बच्चा नहीं नीचे ही, उनके लिए तो मौज मस्ती वाली बात होती है, ओ आज मैम छुट्टी पे है, आज सर छुट्टी पे है, बट वही बच्चा बाद में गाली निकाल रहा होता है हमारे सिलेबस कहाँ गए हैं। सही में मैं बता रही हूँ बेटा, सितंबर में पेपर है, अगस्त तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होते, ये भी फैक्ट है। और यहाँ पे हम अपने आप को किसी तरह तंग करें, जैसे मर्जी करें, आपको साथ साथ तंग करते हैं कि नहीं, बट कहीं ना कहीं ये एक चीज सेट की हुई है कि बच्चे के सर पर पेपर है, उसके तकरीबन 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले हमको सिलेबस से उनको फ्री करना है। लास्ट के 2 महीने हमारे प्योरली एंड प्योरली टेस्टिंग पर होने चाहिए। ठीक है जी। तो इन जनरल अगर आप कहीं, अगर ठीक है लेबल एक निकल कर नहीं आया, बट मैं ही जोड़ रही हूँ,
यहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनल मैनर में काम होता है। बाकी जगह मैं अगेन नाम तो नहीं ले लूंगी, लाले की दुकान है, चलिए ठीक है जी। क्या चीज? नहीं, वो तो मुझे पता ही है इसकी बात करनी। in general we a mission statement defines a general tone of the organizational climate। आप सभी को पता है, आप कहीं पर आगे रेफरेंस भी देते हैं, यहाँ पर ऐसे ही काम होता है जी। ये यहाँ का कल्चर है, ये यहाँ का क्लाइमेट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने ज्वाइन यहाँ पे किया था, आई थिंक साल 2021 था या 22 था, मुझे याद नहीं आया। कोविड के टाइम पे वो पीएनबी वाला क्लासरूम खाली कर दिया। उसके बाद 1-1.5 साल तो मैं भी इधर उधर रुलती रही कि अच्छा कभी इधर कभी उधर कोई जगह मिलनी चाहिए। तो सर ने ऑफर किया, मैम आप कहीं और किराए भरोगे, आपका है आधे दिन का काम होता है, आप इससे अच्छा हमारा अंदर ही आ जाओ, अंडर वन रूफ वाली बात कर दो। मैंने इनिशियली ज्वाइन किया एज किराएदार, सिंपली मैं बोल रही हूँ, एज किराएदार ज्वाइन किया। धीरे 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 यहाँ पर मैं पार्टनर बन गई विद द मोर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थोड़ा सा मुझे भी सर लोगों के काम करने के तरीकों को मुझे बेटर समझ में आया, उनको मेरे काम करने का तरीका बेटर समझ में आया, उनको ये चीज समझ में आई कि अच्छा मैं और क्या कर सकती हूँ। तो कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे 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 उन्होंने मुझे देनी भी शुरू कर दी कि मैम हम कई बार ऐसा हो जाता है, बिजी भी हो जाते हैं, आप जब भी बच्चे के सर पर एग्जाम्स हैं आप काउंसलिंग वाला डिपार्टमेंट संभालो। इन जनरल मैम आप 1-to-1 काउंसलिंग करो। तो कहीं ना कहीं वो एक मेरा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है जी। तो ऐसे कुछ कुछ और चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टास्क है मुझे पता है, रिलेटेड टू सी एंटर नॉट रिलेटेड टू सी एंटर, सर का मेरे पास ही फोन आ रहा होता है कि अच्छा मैम ये काम कर दो वो काम कर दो। सो बेसिकली अब क्लियर कट डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पर हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो भी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है, आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, फी कलेक्शन है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो धीरज सर का है, वो ऑफिस में होता है। तो कहीं ना कहीं क्लियर कट असाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है टू ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू सच काइंड ऑफ वर्क स्ट्रक्चर। वर्क स्ट्रक्चर मतलब जहां पर हमारे पास क्लियर कट अकाउंटेबिलिटीज हैं, डिफाइंड रोल्स हैं, दैट इन्वॉल्व्स असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट में है to translate purposes into goals in such a way that cost, time and performance parameters can be assessed and controlled। इस लाइन का क्या मीनिंग है जी? अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, व्हाट इज द परफॉर्मेंस लेवल, हाउ टाइमली वी आर कंप्लीटिंग आवर गोल्स, एक बैच को हम कितना टाइम में कवर कर सकते हैं, नहीं दिख रहा होता व्हाट एडजस्टमेंट नीड टू बी मेड। जी 3 स्लॉट में अभी तक काम कर रहे थे, चलो चौथा स्लॉट डाल दो, ये एडजस्टमेंट हमने की है। तो धीरे अपनी परफॉर्मेंस को ही हम खुद ही इवेलुएट कर रहे होते हैं। तो ये सारा काम अल्टीमेटली डिफाइन करता है, कहां से निकल कर आ रहा है, एक ब्रॉड मिशन स्टेटमेंट से। एसडी कॉमर्स करियर की अगर अब आप ब्रॉड मिशन स्टेटमेंट एक बनाने चलो, इट इज अ कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज की डेट में प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट। एंड आगे ये वाले एलिमेंट्स जोड़ो, टू to complete the syllabus in a timely manner, to ensure optimum results for a student, to provide one-on-one guidance and counseling to students, वो वाले factors आप जोड़ सकते हो, ठीक है। So that is the reason a mission statement, defining a mission statement is important for an organization. We are not just teachers, we are teachers who are there to ensure success of the students, ठीक है जी। टू एंश्योर सक्सेस ये वाले काम करने होते हैं। अब थैंक आप, यू सो मच मैम। हाँ जी क्या कह रहे वैभव? बेटा मैंने सुना नहीं, वैभव दोबारा से बोल सकते हो? नथिंग थैंक मैम, यू नथिंग। मैम बोला, अच्छा माय प्लेजर, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब बट स्टिल गुड टू मैम हियर। मैंने कुछ नहीं बोला, वो तो नेटवर्क इशू आ गया था थोड़ा। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो बच्चे ये 7 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, मैंने आपको बता दिया, रिसेंटली मई 2024 अटेम्प्ट में आया हुआ है, तो आपको ये 7 पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। अब अच्छा देखो बच्चे, याद करने को लेकर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक पर्टिकुलर टॉपिक का आपको मैंने निमोनिक बनवा दिया था, बट अगर मैं बार बार हर टॉपिक्स के निमोनिक बनवाने चलूं या ऐसे एनाग्राम्स बनवाने चलूं, तो आपको ही थ्रू आउट द सिलेबस ये दिक्कत आने वाली है कौन से टॉपिक का क्या था। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे भी बनवा दूं, बट देन
ठीक है, दिस इज वन थिंग विच यू कैन मेक योरसेल्फ। आज की डेट में तो एआई का जमाना है जी, आप अपने पास कीवर्ड्स डालो, आपको आपका चैट जीपीटी बना के दे देगा निमोनिक्स। वही बना देता है वो जल्दी मॉर्निंग ठीक है, ठीक है, क्या मॉर्निंग में फॉर्मूला का नहीं मॉर्निंग अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूँ वट एवर वर्क्स फॉर यू, वट एवर फ्लोट्स योर बोट। ठीक है जी, हाँ जी, बोलो बोलो। यूनानिमिटी, यूनानिटी मतलब यूनानिमस एक डिसीजन होता है ना, यूनानिमस वोट, एक मत, हिंदी में बोलते हैं एक मत, 100% वाला। बिखरे बिखरे मिशन नहीं है। चलिए जी बच्चे, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न। यशिका, दिया, अखिल, पढ़ लीजिए। मिशन क्यों सेट करना चाहिए? वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो, कैसे एक्ट करना है, हाउ टू एलोकेट दी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कब कौन सा रिसोर्स, एचआर रिसोर्स हो गया, पैसा यूज करना है, कहाँ यूज करना है। अच्छा, कोई रिसोर्स खाली ना पड़ा रहे, तो प्रॉपर यूसेज भी होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूसेज होनी चाहिए। हाँ जी सौरभ, ये जो यूनानिमिटी पर्पस है, ये किससे होने चाहिए, मतलब मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट के, एम्प्लॉइज के, सबके, हुएवर इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, इवन द शेयर होल्डर, सबके, इवन दी अदर स्टेक होल्डर्स में हमारे पास कहीं ना कहीं सप्लायर वगैरह भी आ जाएगा। आप रॉ मटेरियल इस क्वालिटी का डिलीवर करो इन जनरल। इन जनरल टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट, मतलब टू सर्व एज अ सेंट्रल पॉइंट, कि वेनेवर कहाँ पे भी आ रहा है कि थोड़ा सा, अगर थोड़ा हम ये कह दें कि आइडियोलॉजीज थोड़ी सी भी अलग अलग हो रही है, तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं in general whoever is closely associated with organization success, that may be shareholder, that may be CEO, board of directors, हर किसी की अपनी अपनी बेसिक आइडियोलॉजीज एंड थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं, तो सबको एक कॉमन पॉइंट पर लेकर आना, वही फोकल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। To establish a general tone or organizational climate to suggest a business like operation, कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करती है, यहाँ पर ऐसे ही काम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी, आपका अगर एक एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल विद एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे हम डे टू डे में मिंत्रा यूज करते हैं या नाइका ऐप वगैरह यूज करते हैं, वर्सेस एनी अदर, कि अच्छा यहाँ से तो बेकार चीज ही होती है ना, यहाँ के लोग उठाते हैं, तो गुड या बैड एक आइडिया लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ही है, वो चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी आप रेस्टोरेंट्स में खाना ऑर्डर करते हैं, अरे यहाँ पे टाइमली सब कुछ मिल जाता है, यहाँ का टेस्टी भी होता है, टाइमली भी होता है, सर्विस भी अच्छी है, या एक जगह का अरे ये तो ऐसे ही है, यहाँ पे टाइमली नहीं डिलीवर करते हैं, या जो भी है। तो इन जनरल क्या एक हम नेचर अपनी, या इन जनरल क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब माहौल, या कैसा हम अपना माहौल पेश कर। बेटा जी पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने का टाइम दिया जा रहा है, अगर आपने यहाँ पर बैठकर बातें ही करनी है तो इससे अच्छा मैं घर पे ही पढ़ लेते हैं, हम क्लास का टाइम बचा लेते हैं। इसका मतलब क्या बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूथ इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, फाइनेंस हो गया, सो ऑन व्हाट बेसिस दोज रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड, एंड दे शुड बी यूज्ड, यूज तो होने चाहिए बट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर भी यूज होने चाहिए। इन जनरल की डिसीजन क्राइटेरिया क्या क्या है, अगर मुझे लेटर से अपने पास कोई भी एचआर रिसोर्स है हमारे पास, कि इनके लिए क्या सही जगह है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेल लर्नड इंडिविजुअल इन माय ऑर्गेनाइजेशन,
तो इसको मैं क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करूं, इसको मैं क्या टास्क दूं, किस प्रोजेक्ट में डालूं। ठीक है जी। बड़ी बड़ी जो स्पेशली हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर यही होता है रिसोर्स एलोकेशन, मतलब लोगों को डालना, अच्छा इस प्रोजेक्ट में ये बंदा काम करेगा, इस प्रोजेक्ट में ये बंदा काम करेगा, रेलेवेंट टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज। तो क्या बेसिस होता है ये डिसाइड करने का, ऐसा नहीं है मेरे सामने एक टास्क आया चलो जी ये बंदा खाली बैठा है इसको लगा लो, ठीक भी है ये बंदा इस प्रोजेक्ट के लिए कि नहीं ठीक है। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, कोई नो हाउ, कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, आपके पास, आप वो पढ़ते हैं अपना कैपिटल बजटिंग में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस रिजेक्शन लेते हैं, फाइनेंस एलोकेशन की भी बात आ जाती है, तो वहां पे भी तो हमारे पास प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक बन जाती है। हाँ जी रोहित, कोई निमोनिक बना नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे आगे की चीज जो है, सीधा पेज नंबर 1.19 पर आए। कह रहे हैं टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन, वही मिशन का पार्ट है, व्हाट बिजनेस आर वी इन, है ना, व्हाट डू वी डू, उसको लेकर रादर देन प्रोडक्शन ओरिएंटेड आप मार्केटिंग ओरिएंटेड आप अपना मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है कि इंडियन ऑयल कंपनी है जी, वो ये नहीं बोलेंगे कि जी हम ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते हैं, ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर हो गया। मार्केटेड ओरिएंटेड आंसर क्या है, वी प्रोवाइड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी या वी प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑल्टरनेटिव्स। ऐसे ही लैक में वही कॉस्मेटिक्स वाली बात आ गई जी, हम ये नहीं बोलेंगे कि वी मेक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जी वी सेल होप। थैंक्स। इन जनरल कस्टमर ओरिएंटेड या मार्केटिंग ओरिएंटेड आपका ये मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, नॉट प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिएगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आईसीआई ने पहले इनके बताए कि दोनों टर्मिनोलॉजी में फर्क क्या होता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि हाउएवर काफी थ्योरिस्ट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एक ही चीज मानते हैं, इसलिए आगे फॉर फ्यूचर पर्पसेस ऑफ द सिलेबस हम भी इंटरचेंजेबली यूज करने वाले हैं। बट एक बार के लिए हम ब्रीफली डिस्कस कर भी लेते हैं आखिर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में फर्क किस बात का है। वो फर्क आप चाहो तो गोइंग बैक टू योर मेन पेज नंबर कौन सा हो गया आपका 1.14, देखिएगा गोल्स आर द एंड रिजल्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव। एंड रिजल्ट मतलब आउटकम, रिजल्ट आउटकम एक ही चीज होती है जी। On the other hand, objectives are time-based measurable target, very specific target which help in accomplishment of goals. कहने का मतलब goals वर्ड बड़ा एक ओपन एंडेड वर्ड हो गया जी, वेग टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक है, क्लियर कट डिफाइंड चीज नहीं है, whereas objective is a very clear cut defined specific target। इसी चीज को इन्होंने आगे जाकर यहां पर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वाले पेज नंबर 1.19 पर बताया दैट गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स whereas objectives आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स। मतलब गोल्स को लेकर हम कोई टाइम लिमिट नहीं रखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हम टाइम लिमिट 3 years 5 years 8 years वगैरह वाली चीजें लिख देते हैं। दीज आर वेरी वेरी प्रिसाइज एंड एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स। अगेन तो फर्क क्या है बिटवीन गोल्स एंड बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, goals the terminology goals is a vague term whereas objective is a very specific term। ठीक, अच्छा नाउ ऑब्जेक्टिव्स की प्रॉपर डेफिनेशन ये आपको याद करनी है जी। दीज आर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट। जहां जहां हम ऑब्जेक्टिव का नाम पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमने चार्ट में लिखा, चाहे हमने पहली वाली डेफिनेशन में लिखा, हमेशा वर्ड निकल कर आ रहा है टारगेट एंड दे फंक्शन एज यार्ड स्टिक्स का मतलब बच्चे बेंचमार्क। बेंचमार्क को लेकर एक और हम वर्ड बोल देते हैं स्टैंडर्ड।
They function as standard for tracking an organization performance and progress. ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तभी तो एक्चुअल रिजल्ट उसके साथ कंपेयर करके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में बता पाओगे, सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। ठीक है जी। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव? अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। नाउ एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑब्जेक्टिव्स शुड पोजेस? असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन ये आपके पास 10 पॉइंट है, आई थिंक गिनना 10 पॉइंट ही है ना, और ये भी बच्चे आपको लर्न करने हैं। व्हाट आर द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स? नाउ बच्चे आप अपने मन में बिठाएं, मैंने जहां ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन बोल दी कि ऑब्जेक्टिव इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइम बाउंड टारगेट है, ठीक है? तो आप लोगों का आजकल ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है मुझे बताओ। हाँ जी, इन जनरल अगर मैं बोलूं आगे के 1 साल के लिए अपने आपने अपने लिए क्या ऑब्जेक्टिव ले डाउन किया हुआ है, या और शॉर्ट टर्म में ले 3 महीना 4 महीना, सीए इंटर क्लियर करना। सीए इंटर क्लियर करना है तो आप बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी, आपने बोल दिया सीए इंटर क्लियर करनी है मई 2025 अटेम्प्ट में, आपने इसको रिलेट कर दिया एक टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है? ऑब्वियसली ये आपके लिए एक चैलेंजिंग चीज भी है और बड़ी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक भी है जी। आपने अपने करियर को लेकर ये डिफाइन किया हुआ है, सीए इंटरमीडिएट टारगेट है, टारगेट सीए इंटरमीडिएट में 25, कॉन्क्रीट है, बड़ा स्पेसिफिक है। ये नहीं है बस जो क्वालिफिकेशन हाथ लग रही है लग जाए, और बीकॉम भी तो करनी है, बीकॉम भी पास करनी है या एमकॉम भी पास करनी है। नो, टारगेट सीए इंटरमीडिएट में 25 बड़ा क्लियर है, बड़ा हमारे पास स्पेसिफाइड है ये, ठीक है जी। एंड इन जनरल अगर हम बात करें, आपके पास वैसे तो अभी एक ही ऑब्जेक्टिव है, बट अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स को भी आगे शॉर्ट वाले इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में लेकर जाऊं कि जी मुझे ग्रुप 1 करना है, ग्रुप 2 क्लियर करना है, सो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। मेजरेबल का मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका आउटकम है, आप खुद तो नहीं मेजर कर पा रहे हो, कौन मेजर करके दे रहा है? आपका टेस्ट कह लो, या एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस जो है आपके तो एग्जाम में आईसीआई आपको मेजर करके देगा। दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। और अगर आपने जहां एमटीपी की नाम लिया तो आप कह रहे हैं कि योर ऑब्जेक्टिव शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल and very important, your objective should be facilitative towards achievement of mission and purpose। जो भी एक ब्रॉड चीज, लॉन्ग टर्म चीज आपने अपने लिए सोची हुई है, that you want to be a chartered accountant, तो ऑब्जेक्टिव उसको छोटे स्केल पर उस चीज को इनेबल कर रहा है, ठीक है? हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव जो है they should be set within constraint of organizational resources and external environment। कहने का मतलब जी हमारे पास लेटर से आज की डेट में इसी बैच में कोई एडमिशन हुई है, समहाउ कुछ रीजंस ऐसे बन जाते हैं, लोग सीए ड्रॉप कर देते हैं, हमारे पास इस तरीके के फोन कॉल्स भी आते हैं। अब कंस्ट्रेंट ये हो गया, कंस्ट्रेंट क्या है? टाइम का कंस्ट्रेंट है। तो हम क्या एडवाइस कर रहे हैं जी, मई 25 के लिए आप सिंगल ग्रुप के लिए बैठ जाओ। अभी जनवरी एंड है, फेब्रवरी मार्च अप्रैल 3 महीने बहुत अभी भी हैं एक ग्रुप को कवर करने के लिए। तो जो भी किसी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट डाउन किया जा रहा है, उनके पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को देखकर, उनके पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशंस को देखकर भी सेट किया जा रहा है। एंड इन जनरल they should define the organization's relationship with the environment। environmental factors, external factors को ध्यान में रखते हुए ही ये ऑब्जेक्टिव सेट डाउन कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जी, ऐसे तो अभी प्रियांशु लकी हैं, उनके ब्रदर की शादी जनवरी में होकर हट गई, मान लो वो डेट एग्जामिनेशन डेट होती, सोचो ना क्या होता, और वो चेंज भी नहीं कर सकते थे तो क्या होता? सोचो ना, करना पड़ता है ना ये मॉडिफिकेशंस। तो इन जनरल जब भी ऑब्जेक्टिव कोई सेट डाउन करे, सारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, खुद की अगर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी हो। बेटा जी बातें करने के लिए नहीं, एक काम करो, आप दोनों उधर चले जाओ, आप दोनों इधर आ जाओ। हाँ
नहीं नहीं बच्चे, नहीं नहीं नहीं। आ जाओ दिया खेल, फटाफट से इधर आ जाओ। चलो हाँ जी। सो बच्चे ऐसा है, अगेन ये 10 पॉइंट्स आपके याद करने वाले 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। एक बार खुद को ही रख के सोच लो, आपने अपने लिए क्या ऑब्जेक्टिव ले डाउन किया हुआ है, और बेसिकली उस ऑब्जेक्टिव को ले डाउन करने में आपके दिमाग में क्या चला, एंड उस हिसाब से हमारे ये 10 पॉइंट्स बन जाते हैं। ये आप घर जाकर अपने लेवल पर याद कर सकते हैं। अभी एक बार रीड कर लो, जिसके मतलब समझने हैं वो समझ लो। याद they should be set within constraints of organizational resources। जी, एक कंपनी ने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि वो अपने पास लेटर से मार्केट का 60% शेयर जो है कैप्चर करना चाह रही है, 60% उनका कस्टमर बेस होना चाहिए। कंपनी के पास इतने रिसोर्सेस है भी सही, फैक्ट्री कैपेसिटी इतनी है भी सही, जो ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, इतना मार्केटिंग बजट है भी सही कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, हम कह रहे हैं जी हमको अगले 2 साल में एक बड़ा इनोवेटिव सॉफ्टवेयर तैयार करना है। आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है हाथ में, वो चीज है। गोल तो हो सकता है 60% मार्केट कैप्चर कर। अगेन गोल को लेकर एक तो डिफाइन नहीं होता, गोल में हम 60% नहीं बोलेंगे क्योंकि गोल को मेजर नहीं किया जाता। हम बोलते हैं टू एक्वायर मेजॉरिटी कस्टमर बेस, और टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं करते गोल में। तो डिफरेंस यही है गोल और ऑब्जेक्टिव में। गोल जो है चीजों को कंसाइज और स्पेसिफाई करके नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली यही चाहिए और इतने टाइम में चाहिए। ऑब्जेक्टिव में यही डिफरेंस है कि ये स्पेसिफाई करके बोलता है। ठीक है जी। स्पेसिफिक मीनिंग क्या है कॉन्स्टेंट्स का? कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब एक लिमिटेशंस कह लो, कोई चीज हमें कुछ काम करने से रोक सकती है। जैसे कि जब मैं सीए फाइनल लेवल की तैयारी कर रही थी, तब मई में अटेम्प्ट था, जनवरी फरवरी में ऐसी तबीयत बिगड़ी कि लग नहीं रहा था, मतलब पूरे 2 महीने बर्बाद थे मेरे। तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की बारी आई तो फैमिली वालों ने, मैंने तो ये डिसीजन ले लिया था मैं मई अटेम्प्ट ड्रॉप कर रही हूँ, मैं तो नवंबर में वो दूंगी। वो तो फैमिली वाले थे, इमोशनली ब्लैकमेल कर गए और एक ग्रुप का फॉर्म भरवा लिया। तो कंस्ट्रेंट ये था ना कि मैं दोनों देने वाली हालत तो थी नहीं मेरी, वो चीज है, कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। मैंने एक एक करके दिए सीए फाइनल, बट लकीली एक पहली बार में हो गए। तो उनकी फाइल सी रैंक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब मैंने ग्रुप 2 दिया था तब ग्रुप 1 डिफिकल्ट आया था, जब 1 दिया था तो 2 डिफिकल्ट आया था। तो आई वॉज रियली लकी इन दैट एस्पेक्ट। चलो जी चलो, ओके ओके जी ओके। बेटा यही चीजें होती हैं, देखो अब बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जनवरी 25 अटेम्प्ट के जो कि ड्रॉप कर गए थे पहले से ही, समवेयर इन अक्टूबर नवंबर। उन्होंने पहले ही बोल दिया जनवरी तो देने वाली हालत है नहीं, हमने मई देना है। हमने उनको ये बोला हिम्मत मार लो, अभी नवंबर दिसंबर ही चल रहा है, एक ग्रुप कैप्चर कर सकते हो, कोचिंग ले रखी है, पढ़ना ही तो है, एक एक ग्रुप करके दे दो। ना जी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो हिम्मतें वाली बात ही होती है। आप लोगों को भी आगे जाके ये समझाया जाएगा, भी तो इजी है, निकल भी जाता। वही बात है, हिम्मतें रखने वाली बात होती है। बच्चा एक ग्रुप के लिए मेहनत मार जाता, बन जाती बात। तो दिया ही नहीं पेपर, एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा, पेपर ही नहीं दिए, हमें भी लग रहा था ना फाउंडेशन फेल। हो गए क्लियर, हो गए क्लियर क्लियर। चलो चलिए जी चलिए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। बच्चे अब आती है बात वैल्यूज की। वैल्यूज को हम अपने विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स से परे हटके बोलते हैं दिस इज समथिंग विच इज कवर्ड इन एवरीथिंग। विजन में भी वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, मिशन में भी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी। ये कोई अलग से चीज नहीं है, इट इज इंक्लूडेड इन ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू, जो कि मैंने आपको आपके उसमें लिखवा दिया था उसका मीनिंग। दीज आर डीप रूटेड प्रिंसिपल्स दैट गाइड इन एवरी डिसीजन मेकिंग। जहां पर आपके पास कंटेंट है पेज नंबर 1.19 पर जी, 1.19 नहीं 1.
पेज नंबर 1.14। यहां पर अगेन डीप रूटेड प्रिंसिपल्स एंड आगे जाकर एक ये लाइन बोली हुई है that they are inherent and sacrosanct. Sacrosanct मतलब cannot be compromised at any cost. यही आगे मीनिंग है, they can never be compromised. चाहे वो एक शॉर्ट टर्म गेन है, चाहे वो एक लॉन्ग टर्म गेन है, कुछ भी नहीं। वैल्यूज, नो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे रिसेंटली बड़ा इन आपके सोशल मीडिया पे L&T का चीफ जो है वो बड़ा ट्रोल हुआ था। इससे पहले नारायण मूर्ति इन्फोसिस वाला तो चल ही रहा है, रिसेंटली L&T, उस बंदे की स्टेटमेंट देखो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाई गई होगी, बट उसकी वर्डिंग्स ही ऐसी है जिसपे उसका ट्रोल होना बनता है। संडे को छुट्टी लेकर क्या करोगे, वाइफ की शक्ल कितनी देर देखोगे, यही बोला उसने, एग्जैक्टली यही बोला है। ठीक है, तो L&T का HR हेड जो है बेचारे को डिफेंड करते करते थक गए, वो उल्टा और ट्रोल हो गए हैं। वो कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट उठाई गई है उनकी। भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो है, हाउ मतलब किस तरीके से वर्ड किया गया उस स्टेटमेंट को, वो भी तो देख लो ना। आप ये बोल रहे हो कि जरूरत पड़ने पर एम्प्लॉयज को संडे को भी काम कर लेना चाहिए, ठीक है, आप ऐसे बोलो ना, ये संडे को छुट्टी लेकर क्या करोगे, घर पे वाइफ की शक्ल कितनी देर देखोगे, ये क्या हुआ। सो बेसिकली इस तरीके के नारायण मूर्ति के जो स्टेटमेंट्स हैं 70 आवर वर्किंग वीक वाली, ये क्या बताती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, मशीनें समझते हैं। ठीक है जी, ये वैल्यूज जो हैं। वहीं आप टाटा के बारे में बात कर लो, रतन टाटा एज लीडर या इन जनरल टाटा एज एन ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पर ऐसी चीजें नहीं निकल कर आएंगी, नो मैटर व्हाट देयर परफॉर्मेंसेस या बाकी सारे पैरामीटर्स को छोड़ दो, इन जनरल उनकी वैल्यूज ये नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, कोविड के टाइम पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही पता चला लॉकडाउन वाली हालत आ रही है, मैं कह रही हूँ अभी लॉकडाउन क्लियर का टाइम नहीं थे, पहले से ही फायर कर दिया था लोगों को। ठीक है जी, और इन जनरल तब बहाने बनाए गए कि हाँ जी इकोनॉमिक स्लो डाउन वगैरह वगैरह वगैरह, बट कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी थी विच स्टक विद दोस पीपल। फैक्ट्रियां बंद होने के बावजूद फैक्ट्री वर्कर्स को सैलरीज तब भी जाती रही हैं टू एंश्योर देयर सर्वाइवल, ऐसे बिजनेसेस भी रहे हैं। ठीक है जी। सो इन जनरल यहां से निकल कर आता है व्हाट आर द डीप रूटेड प्रिंसिपल, एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है जिसको लेकर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, चाहे वो खुद लॉसेस में कंपनी जा रही हो। ठीक, तो आपके पास वैल्यूज के एग्जाम्पल है बच्चे ऑन पेज नंबर 1.22। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। हाँ जी, एक पेज में मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने पहले से ही बोल दिया था कि ये विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज पहले तो इधर 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 ऐसे शॉर्ट में डिफाइन कर रहे हैं, फिर डिटेल में चले जाते हैं, एक जगह रखते हैं, रखा ही नहीं उन्होंने एक जगह। और जितने मैंने सजेस्टेड आंसर देखे हैं, वर्डिंग्स उधर की भी हैं, जो एक एक पैराग्राफ है वर्डिंग्स इधर की भी हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली वैल्यूज को लेकर बात की जाती है कि जो अभी तक हमने आज पढ़ा, इंटेंट, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ये सब में एक कॉमन चीज है, ये कोई अलग चीज नहीं है, हर चीज में इनहेरेंट है ये। ठीक, इस अगेन इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू का हमारे पास बेसिक डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल बहुत है। और एक क्वेश्चन देखिएगा, Sandeep, an HR manager, thinks that intent is a bigger concept than values. Is he right? No. Values is something which is bigger. है ना, तो बस ये वो चीज है। ओके ओके, चलिए जी। Now we are wrapping up today's discussion here. कल हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करना है और कल ही आपका एक शॉर्ट क्विज रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। कल क्या है? ठीक है, कल ऑडिट, कल ऑडिट का टेस्ट। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो मुझे ये प्रॉमिस करो कि कल जब टेस्ट हो जाएगा, मैंने आज आपको बहुत ज्यादा क्लासरूम रीडिंग नहीं करने का टाइम दिया है, जहां तक कि प्रॉपर वर्ड टू वर्ड रीडिंग अपने लेवल पर। मैंने आपको सिर्फ कीवर्ड्स बताए हैं, मीनिंग समझाए हैं। रीडिंग वाला कल करोगे इवनिंग में, ओवर द वीकेंड। संडे अगर एसएम की क्लास लगी तो मुझे कल वो रीडिंग चाहिए। ठीक है जी, डन, ओके। थैंक यू मैम।